तो हेलो बच्चों, बेटा आज हम बोर मॉडल में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बोर मॉडल के चारों प्रिंसिपल पढ़ लिए थे ना। अब हम उसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाओ, चलो शुरू करें। देखो, तो बोर मॉडल में क्या क्या कहा गया था, पहले मैं क्विकली थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। बोर मॉडल में बोर साहब ने कहा था कि एक न्यूक्लियस होता था, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट था, ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन जो कि v रफ्तार से घूम रहा। तो यहाँ दो मेजर कंडीशन है, क्या क्या है कि एक तो इधर इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r, और एक अंदर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक kZe²/r। तो हमने इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर लिया था। तो कंडीशन क्या आई थी, kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r। एक तो ये आई थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये दो मेन कंडीशन है। इन्हीं दोनों मेन कंडीशन को अपन यूज करके कुछ चीजें कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड ना, इसकी रेडियस, इस ऑर्बिट की एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मतलब मैकेनिक्स में जितने भी पैरामीटर होते हैं सारे पैरामीटर यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज निकालें, स्पीड ना, या वेलोसिटी। तो जरा हेडिंग डालो। तो फर्स्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हम स्पीड निकालना चाह रहे हैं। आ जाओ देखें। तो शुरू कर लेते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास एक न्यूक्लियस है दिस, और ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन है जिसकी रेडियस है r, और इस पे चार्ज कितना है बेटा, Ze। तो अगर अपन इसका एफबीडी बनाएंगे इस इलेक्ट्रॉन का v, तो इस पे एक फोर्स लगा mv²/r, और अंदर कितना लगेगा, कूलॉम फोर्स k q1 q2/r², kZe²/r। तो अगर अपन फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा mv²/r kZe²/r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही बात है ना। और दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं मैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अपना टारगेट याद है। हमारा टारगेट क्या है भाई, हमारा टारगेट है v निकालने का, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम निकाल लिया जाए, इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे अपन। कैसे यूज करेंगे देखो एक बार, आ जाओ। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखूं, बाई इक्वेशन 1, इसको देखो r से r काट देते हैं यहां से, तो यहां क्या बचा होगा, यहां बचा होगा mv² kZe²/r। r से r काट करके लिख दिया। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो इसको ऐसे लिखो, एम वी आर इंटू में v इज इक्वल टू kZe²। एक r इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इसे लिख दिया एम वी आर kZe² बन गया। देखो अपने को v निकालना है, तो इसको नीचे कर देते हैं। तो यहां से आया v इज इक्वल टू kZe²/mvr। और मेरे प्यारे बच्चे, mvr की वैल्यू पता है अपने को, कहाँ पता है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर सेकंड से mvr की वैल्यू को उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आया v इज इक्वल टू kZe², दिस इज nh/2। पलट दो इसको, तो v की वैल्यू आई 2 पाई kZe²/nh। ये फॉर्मूला आपको याद करना है ना, पक्का याद करना अच्छे से। स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना। अब अगर अपन ध्यान से बात करें तो यहाँ कुछ चीजें कांस्टेंट है। 2 पाई कितना कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू रखेंगे तो v की वैल्यू आएगी 2.18 10⁻⁶ Z/n।
ये आपका होमवर्क होगा। सारे पैरामीटर की वैल्यू आपको पता है, उठा करके प्लेस करो, z बाई n आ जाएगा, दैट इज आंसर। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों फॉर्मूले याद करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छे से याद करें, ये भी और ये भी। पक्की बात है। तो ये तो रही इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की स्पीड। दूसरा पैरामीटर क्या होगा? रेडियस। रेडियस आजा थोड़ा रेडियस निकाल के देखें। रेडियस कहां से आएगा? अगर सेकेंड लॉ को देखें तो इसमें वी आर है, एन एच अपॉन 2 पाई है, यहां से आर निकाल लेते हैं, वी पता हो गया है। तो बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई सेकेंड एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, सही है ना? तो अगर यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये एम भी नीचे चला जाएगा। तो देखो r बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी, और v की वैल्यू ऊपर अपने को पता है, थोड़ा करके प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो तो r बराबर दिस इज एन एच अपॉन 2 पाई और इंटू में m, ये एक में v की वैल्यू है अपने पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच, ये आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच। तो देखो ये एन एच पलटोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो रेडियस आ जा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ही लिख दिया। आपको ये फॉर्मूला बहुत क्लैरिटी से याद करना है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। बात है सर क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि कभी कभी ना जेई के कुछ क्वेश्चन में वो कह देते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर 4 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया, तो बताओ रेडियस कितना। अगर मास को चेंज करेंगे, आपको प्रोपोर्शनैलिटी पता होगी, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना। वो स्मार्ट बनते हैं तो हमें भी थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, पक्की बात है ना। तो फॉर्मूला अगर याद करो तो बेस्ट तरीके से याद करो, ताकि आपसे कोई चालाकी ना कर पाए। तो अगर यहां से देखेंगे तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर 1/m। अगर फील्ड से देखें तो कुछ पैरामीटर कांस्टेंट है, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, ये कांस्टेंट पैरामीटर। तो अगर इनको रख के कैलकुलेट करोगे तो आर इतना आएगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये आएगा इंग्लिश में। बाकी बात है ना। तो दोनों पैरामीटर अच्छे से याद कर लो कि जो v की वैल्यू है 2.18 10 cos 6 z बाई n है, और रेडियस जैसे। अच्छा कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वो डी ब्रोगली प्रिंसिपल लगा करके मैंने लेमडा को प्रूफ किया था कि लेमडा 2 पाई आर के बराबर। उसको चाहो तो यहाँ से फील कर सकते हो। देखो ये जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की 2.18 10 to the power 6 आ रही बेटा, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट इज कंपेरेबल टू सी, ये लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है। दिस इज c by 10, सॉरी c by 100 ना, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू लाइट, यानी क्लोज टू लाइट है ये इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज चल रहा है। इसीलिए बोर साहब ने कहा कि जब वो चल रहा होगा तो वेव बनाएगा, और स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि जब भी कोई चीज बहुत हाई स्पीड से चलती है तो उसका पार्टिकल नेचर खत्म होकर के वेव नेचर डोमिनेट करने लगता है। तो ड्यू टू दिस स्पीड, आई होप आप पॉइंट समझे होंगे मैंने क्या बोला। जो नहीं समझा है वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, फिर से सुने मैंने क्या बोला, क्यों इसका वेव नेचर डोमिनेट कर रहा है, ड्यू टू दिस स्पीड। ठीक है, तो हमने दो पैरामीटर निकाले, एक तो v एक तो r। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस ऑर्बिट के एनर्जी की। व्हाट इज द एनर्जी, रीडिंग डालते हैं एनर्जी। तो एनर्जी की अगर बात करेंगे तो अपने को टोटल एनर्जी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चे। टोटल एनर्जी कैसे आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आ जाओ,
तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में इस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहा हूं मैं। तो काइनेटिक कितनी होगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, और दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के Q1 Q2 बाई आर ना। अच्छा दोनों को लगाएं यहाँ पे, तो काइनेटिक लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में दिस इज के Q1 Q2 बाई आर, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अगर इसे सॉल्व किया जाएगा देखो, तो Q1 की वैल्यू होगी Jd और Q2 की वैल्यू होगी माइनस थ्री, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। उठा के रख दो, देखो कितना आएगा, मिटा के लिखता हूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा कुछ देखो, तो टोटल एनर्जी बेटा दिस इज एम बी स्क्वायर बाई टू और माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, हो गया। तो मैं चाहता हूं ना इस एम बी स्क्वायर को हटाना, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन अगर जो अभी यहाँ लिखा था, बाई फर्स्ट क्या लिखा था, एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ए जेड ई स्क्वायर बाई आर। आर में आर को मारा, एक आर यहाँ बचा हुआ है, यानी एम बी स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है ए जेड ई स्क्वायर बाई आर। एक आर से मर गया, एक आर नीचे आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो क्या बचा, तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना, देखो क्या बन जाएगा, आ चेक करें। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी, यहाँ रखेंगे तो 1/2 ए जेड ई स्क्वायर बाई आर, ए जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो देख बेटा, एक आधा तो माइनस आधा, माइनस में के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर डाल दो। अब जरा फील करते हैं ना, देखो ये तो एनर्जी का एक फॉर्मूला निकल गया, अपन चाहें इस फॉर्मूले को और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, मुझे रेडियस पता है, कहाँ पता है, ये अभी यही निकाला, देखो आर बराबर दिस, प्लेस दिस वैल्यू हियर, तो टोटल एनर्जी आएगी। आजा देखो, टोटल एनर्जी बराबर माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, आर की वैल्यू यहाँ लिखी मेरे प्यारे बच्चे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई दिस वैल्यू, तो देख कितना आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर टू पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम ई। वो डाटा उठा करके यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सॉरी 2 पाई नहीं, दिस इज 4 पाई। तो देखो 2 ने 4 को मार दिया, तो नीचे यहाँ 2 बचा होगा, ये ऊपर चला जाएगा, देखो क्या आएगा, तो अगर इसे सॉल्व करके निकालेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे बेटा, तो ऊपर गया 2 पाई स्क्वायर, के और के मिलके के स्क्वायर, जेड जेड मिलके जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ई की पावर 4, कितना आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पूरे क्लैरिटी से याद करना है, बहुत ढंग से, मुझे तो फॉर्मूला सही बात है, ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को अगर 2 गुना कर दिया तो बताओ क्या होगा, 4 गुना किया तो क्या होगा। कभी कभी कहते हैं कि अपने पास ई बदल करके अगर ई प्लस समथिंग हो गया या डबल हो गया तो बताओ एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको अगर ध्यान से अपन देखें तो यहाँ कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ रखेंगे, क्या क्या कांस्टेंट है,
पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई एच स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है। तो टोटल एनर्जी आएगी -13.6, ऊपर जेड स्क्वायर नीचे एन। ये आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे। और ये किस में आएगी मेरे प्यारे बच्चे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन तो आता ही होगा। जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो अपन डिवाइड कर देते हैं 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो टोटल एनर्जी हमने निकाल ली। इसे उतार लो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उतारो, फिर इससे आगे सॉल्व करो। तो लिख लिया सबने? आ जाओ। ये तो रही टोटल एनर्जी ना। थोड़ी सी बात करते हैं अपन कैनेटिक और पोटेंशियल पे फिर से। जरा ध्यान से देखो, जब मैंने डेरिवेशन शुरू किया था तो ये कैनेटिक एनर्जी थी और ये पोटेंशियल थी। अगर मैं इसी कैनेटिक वाले टर्म को देखूं तो ये कैनेटिक वाला टर्म यहाँ आ गया था और ये पोटेंशियल थी। पक्की बात है ना? ये कैनेटिक यहाँ पे, ये पोटेंशियल यहाँ पे। ध्यान से देखो, ये दोनों का के जेड स्क्वायर बाई आर, के जेड स्क्वायर बाई आर तो सेम ही है। फर्क क्या है कि यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी amount is equal to potential energy by 2 amount। यहाँ से बेटा दिस से लिखा। और ध्यान से देखो, जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही तो टोटल एनर्जी है, सिर्फ माइनस में आया, वो मॉड की बात कर रहे हैं अपन। यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। कहाँ से लिख दिया? ये आना चाहिए आपको। तो अगर टोटल एनर्जी इतना आया है तो मैं चाहूँ तो सबका फॉर्मूला लिख सकता हूँ। जैसे टोटल एनर्जी दिस है तो काइनेटिक हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है ना, काइनेटिक या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। और पोटेंशियल इसका डबल 27.2 जेड स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल, दिस इज। तो आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना मेरे प्यारे बच्चे। ये सारी एनर्जी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है वो सब कुछ अपने को आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए। थोड़ा सा अपन इसका ग्राफ बना के देखते हैं ना, स्पेक्ट्रम एक बना देते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अच्छा बने, देखो अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे देखें। अपन बना रहे हैं हाइड्रोजन के लिए ना, क्योंकि बोर मॉडल लगा रहे हैं और कल बताया था कि बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो आ जाओ बने, इस लाइन को मैंने यहाँ खींच दिया और ये ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2, सेकेंड 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ऐसे ढेर सारे ऑर्बिट्स होंगे। अगर इनकी एनर्जी निकालें तो देखो, मैं टोटल एनर्जी यहाँ लिखूंगा तो टोटल एनर्जी इसकी तो हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया? अरे जेड बराबर 1, एन बराबर 1, -13.6 आ गया ना। ऐसे अगर n बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो दिस बाई 4 आएगा, काटोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये मिटा देता हूँ ताकि आप ठीक है। n बराबर 3 करोगे तो यहाँ 9 आएगा, काटोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सही है। n बराबर 4 रखोगे तो 16, एक से छोटा आ जाएगा, जिसमें -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काट के देखना,
आगे अगर n बराबर 5 कर दोगे तो ये अपने पास आता है कुछ माइनस 0 पॉइंट समथिंग 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग आता है, एक बार चेक कर लेना। ऐसा वहां तक की अपने को जरूरत भी नहीं है, अगर आया तो देख लीजिए। चलो अब थोड़ी सी गैप की बात करते हैं। देखो ये गैप अगर निकालेंगे तो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जे के लिए, ये आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छे से याद करना है, बहुत ढंग से बेटा, कोई भी इधर उधर नहीं कि अपने को नहीं याद है, ढंग से। ये गैप कितने का होता है बेटा? ये गैप होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है ना? तो अगर बात करें ये पूरा गैप कितने का होता है, ये पूरा गैप होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसी को लिखते हैं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स। मंजूर हो गया? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अपन दिस गैप की बात करें, ये वाला आपके पास गैप, तो दिस माइनस में दिस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और आई होप वो 0.66 के आसपास आता है, खैर इसकी जरूरत नहीं, आप चाहो तो निकाल लो। और अगर अपन पूरे गैप की बात करें दिस, ये तो ये आता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बहुत ज्यादा गैप लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ज्यादा होगा तो आपके ऊपर लोड बढ़ेगा याद करने का, और उतने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आता है तो अपन घटा के निकाल लेंगे, पर फॉर टाइम बीइंग अपने को दो गैप अच्छे से चाहिए, 10.2, 12.1 इलेक्ट्रॉन। ये गैप, ये गैप, ये गैप। अगर ये याद है 12.75 तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। कोई डरने की जरूरत नहीं है कि सब वो नहीं याद है तो सियापा मचाए, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल हैप्पी रहो, देख लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्मूले, एनर्जी का ये चार्ट अपने को अच्छे से आना चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा भाई? अभी तक हमने देखा है रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी, ये तीन कोर फॉर्मूले हैं, और तीनों को अच्छे से रख लो। बल्कि मैं एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ छोटा सा नीचे, बिल्कुल जरा सा। वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था 2.18 10⁶ z/n। रेडियस का आया था 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये अपने पास होता है मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का आया है -13.6 z²/n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अपने पास चल रहा है। और कैनेटिक का अगर निकालना है, यहाँ में मैं चाहूँ लिखो मॉड कैनेटिक इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला याद रखेंगे ना। इस बॉक्स का नाम आपको पता है, डी आर। मैंने अपने नाम से एक बॉक्स बनाया, मैंने कहा बच्चे इस बॉक्स को याद रखेंगे ना, पक्की बात है, तो इसे ढंग से याद रखना है। तो चलो, तो हमने क्या क्या देख लिया बच्चे? वेलोसिटी देख ली, और क्या देखा? रेडियस देख ली, और क्या देखा? एनर्जी देख ली। अभी क्या बचा हुआ है? अभी अपन क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्या क्या पढ़ा है हमने? सर मैंने स्पीड निकाल ली, रेडियस, एनर्जी निकाल ली, ये तीन चीजें तो निकाल ली। क्या हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो चार्ज दौड़ रहा है ना, तो करंट आएगी ना। और क्या निकाल सकते हैं भाई? हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर, एक एक करके सबको निकालते हैं ना। तो शुरू करते हैं अगला टाइम पीरियड। ये कोर फॉर्मूले हैं, इनकी मदद से उन्हें निकाल लोगे, पक्की बात है? आ जाओ, तो हेडिंग डालो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आ जाओ टाइम पीरियड पे बात करें। देखो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन था ना, बस, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कांस्टेंट v रफ्तार से घूम रहा है।
तो अगर ये चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड होगा। कोई जब भी किसी का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने में टाइम तो पता लगता ही है कि कितने टाइम में चक्कर पूरा होगा ना। चक्कर लगाना इतना आसान काम तो है नहीं। तो ये दूरी आर हो गई, समझ रहे हो ना। तो अगर इसका टाइम पीरियड लिखेंगे टी बराबर, दूरी हो जाएगी 2 पाई आर, चलो 2 पाई आर, और स्पीड कितनी रखी v, मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस बाई। तो बात है सर क्या इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करें, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आर का फॉर्मूला रटा हुआ है, बी का फॉर्मूला भी रटा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आर और बी रख करके बना लेंगे, काम हो जाएगा। और थ्रू आउट द मैंने अपने पूरे करियर में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें आर और बी की वैल्यू रखनी पड़े। क्वेश्चन हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी से आता है। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब आज देखेंगे। तो टाइम पीरियड ना एन और जेड पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आर और बी एन और जेड पे डिपेंड करते हैं। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि टाइम पीरियड का क्या प्रोपोर्शनलिटी है। तो टी जो प्रोपोर्शनल है आर बाई बी के, क्योंकि तो बाई कांस्टेंट है बेटा। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर, किसके प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाई जेड, और बी किसके प्रोपोर्शनल है जेड बाई। तो अगर टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी निकाली जाएगी एन ऊपर जाएगा एन क्यूब बाई जेड। आपको इस पे क्वेश्चन मिलेगा, इस फॉर्मूले पे नहीं, यहाँ से वो कहेंगे कि भाई साहब पहले ऑर्बिट में और इस एटम के लिए इतना था टाइम पीरियड, तो बताओ सेकंड ऑर्बिट में और उस एटम के लिए कितना होगा। तो इस बाय उस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इस डिवाइड बाय दिस निकाल दो, एक लाइन का आंसर होगा। पक्की बात है, आ जाओ। तो अगर टाइम पीरियड आ गया तो अगला क्या निकाल लें, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड से। देखो अगला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो आ जाओ थोड़ा सा उसको भी देखें, फ्रीक्वेंसी में क्या फॉर्मूला बैठेगा। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर कैसे डिफाइन है बेटा, 1 टाइम पीरियड। ये तो पढ़ाया गया भाई। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर का समय। एक चक्कर किसी का तुमने चलाया और जो टाइम लग गया उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में कितनी बार चक्कर चला दिया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो आ जाएगा v डिवाइड बाई 2 पाई आर। होप सो दिमाग चला होगा। तो और अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो उल्टी हो जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू ना। याद रहना चाहिए, याद क्या रहना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। क्वेश्चन आए तो निकाल लेंगे, ट्राई कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगले और क्या निकालना बेटा, करंट। क्योंकि ये चार्ज ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जब भी कोई चार्ज दौड़ता है तो चार्ज के दौड़ने की वजह से करंट बनती है। कितनी करंट बन रही है, आ जाओ देखो। करंट मेरे प्यारे बच्चे, करंट डिफाइन कैसे है, 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। व्हाट इज करंट, करंट होती है बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज गया कितने टाइम में गया, रेट निकाल लेंगे चार्ज के पास होने की, वो करंट है। तो आ जाओ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ना ऐसे ऐसे। एक बार इलेक्ट्रॉन गया, मान लो यहाँ अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन ले लूं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन गया, दोबारा कितने टाइम बाद आएगा, टाइम पीरियड में। तो भाई एक चक्कर पूरा होगा तभी तो आएगा। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन गया तो जो चार्ज गया है वो गया है बेटा ई, जिसको अभी क्यू लिखते हैं, बाद में लिखेंगे ना जनरल फॉर्मूला में, क्यू चार्ज गया। और बात आई कि कितने टाइम में गया, टाइम पीरियड में, क्यू बाई टी। आई का जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी सर्कुलेटिंग चार्ज के लिए, क्यू इंटू एफ।
1/10 पीरियड फ्रीक्वेंसी। दिस इज एफ लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा सा फ्रेंच में लिख दिया, संभाल लो। ये फॉर्मूले को याद कर लो, मैं बार बार लिखूंगा कि करंट अगर कोई सर्कुलेटिंग चार्ज है तो क्यू पे लिख दो बेटा ऐसा, समझ बात है ना। और बात है सर ये एफ तो अपने को पता है कहाँ, v डिवाइड बाई 2 पाई आर, देख फॉर्मूला बन गया क्यू बी पाई आर, सही ना। और क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी है e, बट अगर जनरल कोई चार्ज कर रहा हो तो उसका चार्ज रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। बता दो यहाँ तक, चलो बता दो इसको, देखो। अच्छा एक काम करो, तब तक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आई की प्रोपोर्शनैलिटी निकालो। आई किस पे डिपेंड कर रहा है, एन और जेड पे कैसे काम चल रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी निकालो चलो। करो भाई, थोड़ा बहुत आप भी काम करो, तभी तो मजा आएगा। वैसे मजा आ रहा है ना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मजा क्रिएट करने में तो अपन सबसे बेस्ट काम करते हैं इसमें। चलो चलो बताओ, ये 10 सेकंड का होमवर्क लाइव क्लास में आपके लिए है कि आपको आई की प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है। कैसे कैसे डील करेंगे, बोलो, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं यहाँ, देखो आ जाओ। तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे दिख रहा है कि सर आई जो है ना वो एफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अरे क्यू तो कांस्टेंट है भैया, क्यू तो ई है, आई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और एफ किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई, यही पूछ रहा था आपको, तुम शर्मा रहे थे, बोले ही नहीं, हाँ? शर्माना नहीं है, ओके बात, आ जाओ। तो ये करंट है, और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, करंट आ गया तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना। मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज होता है, मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है, खैर हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, बट मैं अभी के लिए बता देता हूँ, उसे याद करो, टाइम आने पे इसे डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल एम से इसे डिनोट करते हैं, आई इंटू ए होता है एरिया, जिस लूप में करंट ऐसे गोल गोल घूम रही है ना उसका एरिया लिख ले, और आई से करंट लिख ले। तो कैपिटल एम बराबर आई कहाँ लिखा है भाई, आई क्या लिखा है, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई आर, दिस इज क्यू बी 2 पाई, और ए क्या होगा, अगर ये ऐसे आर रेडियस में गोला मार रहा है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया बनेगी, ओके बात है ना। देख लेना, संभाल लेना, आर ने आर को मारा, पाई ने पाई को मारा, देख बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्यू वी आर, दैट इज द आंसर, क्यू वी आर बाई 2। और अगर इसे सोल्व करें ना, देख अपने को सब पता है बेटा, क्यू भी पता है, क्यू की वैल्यू ई है, बी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और रखना भी क्यों है, ये भी क्यों रखना, मैं चाहता हूं आप इसे क्विकली सॉल्व कर दो, कैसे देखो तो, कैपिटल एम बराबर ई बी आर डिवाइड बाई 2, देखना मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखना, इधर आओ, मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई किया है और n से डिवाइड कर लिया, आई होप आपको समझे करना, देखो m v r मल्टीप्लाई कर लिया, और ये वैल्यू तो पता है ना बेटा, इक्वेशन सेकंड से m v r को क्या लिख सकते हैं, n h अपॉन 2 पाई, चल फॉर्मूला भी आ चुका है, मैं कुछ जादुई रिजल्ट निकाला, कैपिटल M बराबर E बाई 2m, और दिस इज द MVR,
एम वी आर को अगर अपन लिखेंगे तो देखो, चाहे तो इसे एंगुलर मोमेंटम लिख दें एल, ठीक है। तो देखो, एक तो यहां से फॉर्मूला ये बनता है एम बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम। समय के साथ ये पता चलेगा, मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, बट मैं यही एक बार बोल देता हूं, जिसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। दिस इज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और हर मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है। फिर से बोल देता हूँ, सर ज्यादा हो गया क्या? अरे भैया, ये क्यू बी आर बाई टू आया था, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, ई बन गया एम बी आर। सेकेंड में बोर्ड ने क्या कहा था, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम है, उसको लिख दिया एंगुलर मोमेंटम एल, एम बाई एल क्यू बाई टू एम, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये थोड़ा सा अच्छा और भी हो सकता था, कैसे? एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रख करके देख, दिस ऐसे हो सकता है। डरियो मत, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दिए, लिख दिए नहीं आया, बट डरिए मत बिल्कुल। बट अगर आ गया तो पक्का कमेंट करिए कि हाँ आया, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? एन एच अपॉन टू पाई, वही तो था। भाई स्टेबल ऑर्बिट में है, तो एम बराबर पी बाई टू एम, दिस इज एन एच। देख, अगर मान लिया फॉर हाइड्रोजन के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट के लिए एन बराबर वन, तो एम बराबर आ जाएगा ई एच डिवाइड बाई फोर पाई एम। ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, देखना, ई एच अपॉन फोर पाई एम। ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, फोर पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं वन बोर मैग्नेटॉन। आपका होमवर्क है क्या? इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको वहां क्लैरिफाई करूंगा कि आपने सही वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली। सारी वैल्यू रखनी है, निकाल करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अभी जो अपना मेन जॉब है वो बचा हुआ है कि एन की प्रोपोर्शनैलिटी। चलो बताओ, पक्का बताओ, तुम बताओ क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? कई तरीके से निकाल सकते हैं, या तो बी और आर की प्रोपोर्शनैलिटी से देख लें तो भी आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टनेस बताता हूँ, देख मैं यहाँ क्यों जाऊँ, अरे ए क्यू बाई टू एल तो कांस्टेंट है, एल को देख लेता हूँ, और एल को लिखते हैं दिस इज एन एच अपॉन टू पाई। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी देखूंगा तो एम प्रोपोर्शनल टू एन, नहीं समझ में आया, ज्यादा तेज हो गया, इधर 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 मुक्त रखा। अरे एम प्रोपोर्शनल टू एल, एल की वैल्यू है एन एच अपॉन टू पाई, एम प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के, काम ही खत्म। एक बार फिर जो तुम ले वापस करके ये याद करिए, पक्की बात है ना? चलो, तो ये तो रहा मैग्नेटिक मोमेंट। थोड़ी सी बात करें एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम, ये बात कर लें, तुम्हारी इजाजत हो तो करें, मुझे तो नहीं लगता जरूरत, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं एल बराबर एम वी आर, ये तो बता ही दिया है बोर्ड साहब ने, एल बराबर एम वी आर, और ये किसके बराबर है, एन एच अपॉन टू पाई। इसमें तो कुछ करना ही नहीं सर, ये तो मजेदार है। प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे तो एल प्रोपोर्शनल टू एन। इस पर एक क्वेश्चन पूछूंगा ना अभी थोड़ी देर बाद, तो तू गलती करेगा। अभी तेरे को बड़ा मजा आ रहा है ना, देख थोड़ी देर बाद अभी तो सन्नाटा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन में, पूरा बच्चा कैलकुलेट करने चला जाता है, v की वैल्यू रखता है, r की वैल्यू रखता है, पूरा 2 पेज कैलकुलेशन करके निकाला, तो बाद में उसे पता चलो इसका एल प्रोपोर्शनल तो n था, सेकंड ऑर्बिट में से दो गुना कर देना। देख, l is directly proportional to n, ये याद रखिए, सही बात है। तो आई होप सारी क्वांटिटी हो गई। एक हाँ, मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। लीनियर
मोमेंटम। अपन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो P बराबर होता है m इंटू बी। तो तुझे तो पता ही है बेटा, B की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगा मोमेंटम आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो जेड बाई एम। होप सो दिमाग चल रहा होगा पूरे लाइट के स्पीड से। धुआं धुआं कर देना है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल लाइट को, सॉरी दिमाग को लाइट की स्पीड से चलाना है। अरे अगला एक और पैरामीटर निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। न्यूक्लियस के सेंटर पे बिल्कुल कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? क्यों? क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है, ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस आर है, ये ऐसे ऐसे चल रहा तो एक करंट चल रही है आई, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट। उस करंट की वजह से यहाँ फील्ड होगी। ये आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, करना नहीं है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इतना तो आप पढ़ के आए हो, मैं मान रहा हूँ, इतना आप समझदार हो, अच्छे बच्चे हो। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो, इतना सारा कंटेंट आप झेल रहे हो, तो आपको ठीक ठाक लेवल है। आ जाओ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है अच्छे जगहों पे। अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ाया गया होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, एक करंट से? डरना नहीं है, नहीं आता तो पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बी बराबर दिस इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ये होता है बेटा, समय के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लें, और पता है तो बधाई हो, आपके लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। दिस इज बी। तो आई पता है अपने को, आर भी पता है, तो आंसर आना तो तय है। आई को अभी अभी अपन ने बताया था म्यू नॉट, आई को लिख देते हैं क्यू इंटू एफ और क्यू आर। होप सो आपको पीछे का रिजल्ट याद आया होगा कि क्यू एफ कहाँ से कितना आ गया। बी बराबर म्यू नॉट क्यू बाई 2r। और ये एफ पता था ना, कैसे? 2 पाई आर बाई बी टाइम पीरियड, तो बी डिवाइड बाई 2 पाई आर। पक्की बात है, समझ रहे हो ना? आ जाओ। तो बी बराबर म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई क्यू वी बाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे याद करना चाहिए, ये अब आपके हवाले है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे कम आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी पे आते हैं। प्रोपोर्शनलिटी तो बी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? बी बाई आर। बी किसके प्रोपोर्शनल था? बी सर प्रोपोर्शनल था जेड बाई एन, और आर प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड। एक सेकेंड, म्यू नॉट क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई, तो दिस इज आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर आएगा बेटा, आर 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 स्क्वायर, यहाँ छोड़ रहा हूँ, एन स्क्वायर बाई जेड और का होल स्क्वायर। तो अगर बी की प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो देख क्या बना, ये n की पावर 4 हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो बी प्रोपोर्शनल आएगा जेड स्क्वायर जेड, तो जेड क्यूब, n की पावर 4 और 1, तो n। पक्की बात है। तो जितने भी पैरामीटर आप पढ़े हुए थे, जितने पैरामीटर आपको पता था, मैंने सारे पैरामीटर निकाल दिए हाइड्रोजन एटम में, कुछ भी बचा नहीं है। मैंने इसका पूरा डिटेल पीएचडी किया। अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ ना, मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और ये आपका चैनल है, आप इसकी वीडियो देखो, कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करो, बताओ। आई एम हियर। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका नीट होगा, जेई होगा, बहुत अच्छा से
तो थैंक यू, बाय बाय। लेक्चर को नहीं रोक रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छा से अच्छा स्कोर करो। बाय बाय बेटा।